यूनिट नंबर 2 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। थर्ड क्लास ऑनवर्ड हम अपने एजुकेशन लाइफ में बहुत कुछ इस चैप्टर के टर्म के बारे में पढ़ते आए हैं। नाउ इन दिस चैप्टर फर्स्ट टॉपिक बैलेंस डाइट एंड द न्यूट्रिशंस, मैक्रो एंड द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए चूंकि लेंथ और डेप्थ बहुत ज्यादा है, सो उस लेंथ और डेप्थ को कम करने के लिए हमें एक ट्रिक को यूज करना पड़ेगा। आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस डाइट, ऑल द कंटेंट्स आर अवेलेबल इन डाइट इन सफिशिएंट अमाउंट इज कॉल्ड द बैलेंस डाइट। हम जानते हैं, वी कैन डिफाइन वेरी वेल फंक्शंस, हमें मालूम है, बड़े आराम से हम फंक्शनिंग को यूज कर सकते हैं। आफ्टर डेट इन दिस चैप्टर आप कुछ नहीं कीजिएगा, सिंपल से में एक चार्ट प्रिपेयर कीजिएगा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स एंड द नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट। क्योंकि फर्स्ट टू टॉपिक जो है वो हमारे यही दिए हुए हैं। मैक्रो एंड अगर हम इसकी मर्जिंग करते हुए स्टडी करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा और हम कम से कम एफर्ट्स में भी अपना काम कर पाएंगे। नाउ सेकंड टॉपिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। चूंकि मैक्रो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड द प्रोटीन, दे आर द थ्री मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। वाटर इज नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, बट सीबीएसई के आंसर के में यूज किया है वाटर को, सो ध्यान रखिएगा वाटर को भी यूज करना है यहाँ पर। Whereas micronutrients, minerals and the vitamins, there are to the चूंकि small amount is required our body, this is called the micronutrients. न्यूट्रिटिव कंपोनेंट चूंकि हम जानते हैं इन 6 में से 5 में हमें न्यूट्रिटिव कंपोनेंट से न्यूट्रिशन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड द विटामिन। वाटर इज नॉट हियर नाउ। Whereas नॉन न्यूट्रिटिव जिनसे कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता पर खाने का ये पार्ट होते हैं। 5% ऑफ द फेज वाटर, कलर कंपाउंड, फ्लेवर कंपाउंड एंड द प्लांट कंपाउंड। दिस इज द ग्रुपिंग नाउ। आफ्टर इट अगर आप यहाँ पर मर्जिंग करते हुए स्टडी करेंगे तो बहुत जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है किस प्रकार से यूज करना है उस नॉलेज को। प्रेजेंट टाइम पर भी आप केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं, वरस मेडिकल वाले बच्चे काफी सारे बायो वाले पार्ट में पढ़ते हैं। नाउ एक ये टॉपिक करने से इसका आंसर प्लस इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। सो यहाँ ये दो टॉपिक पढ़ने की जगह अगर मर्जिंग करते हुए यही टॉपिक हम पढ़ लेंगे तो इनसे इन दोनों के आंसर हम बड़े आराम से कंप्लीट कर पाएंगे। ये चैप्टर को कम करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं काफी डीप इन द वास्ट ये टर्म, हमें बेसिकली हर सेक्शंस को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सिंगल कंपोनेंट बेसिस पर क्वेश्चन सीबीएसई में जनरली पुटअप नहीं होता है। अभी तक के हिस्ट्री में जो क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, डिस्क्राइब द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, अगर आप देखें 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 मार्क्स के डेफिनेशन के साथ में डिस्क्राइब द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है 4 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। अगर वेटेज देखें 4 मार्क्स में तो 1 मार्क्स का ही वेटेज निकलता है इन सबका, और 1 मार्क्स के टर्म के लिए मैं इतना डीपली हम जो बुक में पढ़ते हैं इतना डीपली यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिंगल कंपोनेंट बेसिस पर क्वेश्चन नहीं हुआ है। एक बार माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे पूछा हुआ है 2.5 दो पार्ट में आंसर क्वेश्चंस का मार्किंग स्कीम डिवाइड होती है। इट मींस इतना डीपली जाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, बड़े आराम से हम अपना आंसर बना सकते हैं। बेसिकली अगर सिंगल कंपोनेंट बेसिस क्वेश्चन भी बनता है तो उस कंडीशन में भी हमें आंसर्स बनाना आना चाहिए। 4 सेक्शन ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्शन, सोर्सेज, रिकमेंडेशंस एंड द फंक्शंस। ये 4 सेक्शंस में अपना आंसर्स बनाना है। क्योंकि डिस्क्रिप्शंस केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वहां से उठाया, अपना काम चलाया। सोर्सेज, मार्केटिंग थिंग्स को, फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन्स के नाम यूज करते हुए आराम से सोर्सेज को यूज कीजिएगा। रिकमेंडेशन जीके वाले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, सो बड़े आराम से अपना रिकमेंडेशन को यूज करते हैं। और फंक्शन, चूंकि हम जानते हैं ये केमिस्ट्री या बायो सब्जेक्ट नहीं है, ये फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है और यहाँ पर फंक्शनिंग बेस्ड क्वेश्चन ही ज्यादा बनेंगे। कार्बोहाइड्रेट प्लेज इंपॉर्टेंट टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस इन द गेम्स इन द स्पोर्ट्स, हाउ व्हाट इज द रोल ऑफ द प्रोटीन। फंक्शनिंग बेस ही क्वेश्चन मैक्सिमम इस सब्जेक्ट में बनते हैं। सो फंक्शनिंग को सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हुए हमें ये टॉपिक हमें प्रिपेयर करना है। बट प्रॉब्लम कहां आती है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, मिनरल्स एंड द विटामिन्स, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, ए के बी इन द सी, मल्टीपल विटामिन्स हैं। बी में भी B1 से लेकर B12 तक। यहाँ पर हम कितना डीप में हमको पढ़े, स्लाइडली प्रिपरेशन कीजिएगा यहाँ पर टॉपिक को। विटामिन ए, बी, सी, इनके 3-3, 4-4 लाइन के डिस्क्रिप्शन। बट हमें चूंकि जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का फॉर्म इस बार आया हुआ है और ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर क्वेश्चंस डेफिशिएंसी डिजीजेस के ऊपर में बनता है, जो कि आप लोग केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं। तो वहां से भी हम बड़े आराम से इन सेक्शंस को यूज करते हुए अपना आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। अदरवाइज जीकेएस के रूप में भी काफी कुछ पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। ये ध्यान रखिएगा, मिनरल्स 25 मिनरल्स 1 by 1 इट इज गिवन इन द बुकलेट। इतना डीपली सभी मिनरल्स को प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बॉडी की मेन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मिनरल्स को ध्यान रखिए और अपना आंसर हम एग्जाम में खुद बना सकते हैं। सो स्लाइडली प्रिपरेशन से भी हमारा काम चलता है। ये सेक्शंस ही नहीं, इसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है, दिस इज अ चार्ट। इस चार्ट के थ्रू सब कुछ दिखाया हुआ है। इस चार्ट को भी हम आराम से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के रूप में के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए हैं। नाउ
इन एडिशन ये इतना 2 टॉपिक जो है वो काफी डीप इन द वास्ट है। इन सब के अलावा भी यहाँ पर 4 टॉपिक्स जो है आप लोगों के और दिए हुए हैं जिनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है तो वेयर 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। जनरल ही रखिएगा, इनको सिर्फ रीडिंग सेक्शन से ही निकालिएगा। बड़े सिंपल से वे में आप आराम से एक रीडिंग सेक्शन से अपना आंसर बनाने की टेक्निक को यूज कीजिएगा। नाउ सबसे पहले टॉपिक दिया हुआ है मीनिंग ऑफ हेल्दी वेट एंड द मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग द हेल्दी बॉडी वेट, हाउ टू कंट्रोल द वेट। अगर हम सिंपल समय में देखें तो मल्टीपल पॉइंट्स वी कैन राइट इन द एग्जाम। अपना आंसर हम खुद बना सकते हैं बिना बुक की रीडिंग के भी, पर एक रीडिंग की रिक्वायरमेंट है। अपना आंसर हम और बेटर वे में बुकिश कंटेंट्स को यूज करते हुए बना पाएंगे। सेट द अप्रोप्रिएट गोल, एक्टिव लाइफ स्टाइल, प्ले द स्पोर्ट्स एंड द गेम्स, एक्टिविटीज, मेडिटेशन, योगासनास, कट योर कैलोरीज, अवॉइड द फैटी फूड, अवॉइड द जंक फूड, अवॉइड द फास्ट फूड। दे आर द मेथड, मल्टीपल points we can write in the exams and we can make the answers। हम आप बड़े आराम से इन कंटेंट्स को अपने यूज करके अपना आंसर बना पाएंगे। इट मींस बुक के कंटेंट्स को एक रीडिंग सेक्शन से भी हम बड़े अच्छे से आंसर्स इस टॉपिक में अपना बना सकते हैं। नंबर सेकंड टॉपिक इन दिस चैप्टर वो दिया हुआ है पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। पिटफॉल्स का मतलब यहाँ डेंजर्स जो होते हैं वो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर किस प्रकार से ये टॉपिक बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है वो ध्यान रखिएगा। पिटफॉल्स इट मींस व्हाट यू आर यूजिंग एट द टाइम ऑफ डाइटिंग, हमें वो पॉइंट्स यूज करना है। एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज, जब आप पिटफॉल्स जनरली जब हम डाइटिंग करते हैं तो क्या होता है कि हम अपनी कैलोरीज को बिल्कुल कम कर देते हैं। रिस्ट्रिक्शंस ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स, एक डाइटिशियन जब डाइटिंग करता है तो वो न्यूट्रिएंट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है। स्किपिंग मील, खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। इंटेक ऑफ कैलोरीज थ्रू ड्रिंकिंग, मैक्सिमम हम ड्रिंकिंग थ्रू कैलोरीज को इंटेक करते हैं। इट मींस हम खाने पे कम ध्यान देते हैं, अपना काम चलता है। अंडरस्टिमेटिंग द कैलोरीज, इंटेक ऑफ लेवल्ड फूड, नॉट परफॉर्मिंग एक्सरसाइजेस। इट मींस एक रीडिंग सेक्शन से भी इन कंटेंट्स को ध्यान रखते हुए समझते हुए अपना आंसर हम अलग अलग पॉइंटों को यूज करते हुए एग्जाम में खुद बना पाएंगे। Whereas number third topic, food intolerance। टॉपिक को समझिए, टॉलरेंस और इंटॉलरेंस, there are two words। टॉलरेंस इट मीन्स बॉडी को जो खाया वो डाइजेस्ट हो गया, इट मीन्स टॉलरेंस है। whereas फूड इंटॉलरेंस वो क्या होता है, द फूड विच इज नॉट कंज्यूम्ड बाय द body, this is called the food intolerance। it means indigestion, this is called the food intolerance। indigestion जब हमें घर में होता है तो causes symptoms of management, हम बॉडी में किस प्रकार से वो यूज करते हैं इनको ध्यान रखते हुए causes symptoms of management को हमें प्लान करना है। क्योंकि हम लोगों ने अपनी बॉडी पर ये प्रैक्टिकली इमेज देखा हुआ है, indigestion के टाइम पर हम किस कारण से होता है, क्या मैनेजमेंट करते हैं, उन कंटेंट्स को ध्यान रखते हुए अगर हम आराम से अपना आंसर बनाए तो एक रीडिंग सेक्शन से भी इसका आंसर हम बना पाएंगे। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर वो है फूड मिथ्स। मल्टीपल मिथ्स ऑफ द फूड आर गिवन नाउ। आपके घरों में भी डिफरेंट मिथ्स अवेलेबल हैं। अगर बुक में कंटेंट्स नहीं है तो फिर भी उनको भी आप यूज कर सकते हैं। पोटैटो मैक्स यू फैटी, एग इंक्रीज द कोलेस्ट्रॉल लेवल, स्टीवन हार्ट इफ यू वांट टू लूज द वेट, डाइट प्लीज रिड्यूस द वेट, इन बिटवीन द फूड यू कैन नॉट ड्रिंक द वाटर। मल्टीपल मिथ्स आर अवेलेबल इन द सोसाइटीज, इनको यूज करते हैं क्योंकि साइंटिफिक स्टडीज हैव बीन प्रूव दैट ऑल दे आर द मिथ नाउ। पोटैटो मैक्स यू फैटी, इट इज नॉट it is a myth now। Potato itself a rich source of the carbohydrate, it will not improve the fat in the body, but how to eat the potato? Egg increase the cholesterol level, egg itself a rich source of the protein, in between the food you can drink the small amount of water, it improve your mobilizations। ये myths है, जनरली सोसाइटीज में अवेलेबल है और साइंटिफिक स्टडीज और रिसर्च ये प्रूव कर चुका है कि नेचुरली इन myths से इन फैक्ट से इनका कोई लेना देना नहीं है। This is the chapter number 2। ये these steps are required to prepare this chapter now। इनसे कम से कम समय में आप उस चैप्टर को प्रिपेयर कर पाएंगे। थर्ड नंबर चैप्टर योगा एंड द लाइफ स्टाइल। यू मस्ट नो द सर्टेन थिंग्स अबाउट दिस चैप्टर। It is written in the curriculum of the CBSE। chapter number 3 and the 6 they are very tough for the learning for the student। अब CBSE बोर्ड अगर इनको टफ मान रहा है लर्निंग के उद्देश्य से तो क्यों और क्या कारण है वो ध्यान रखिएगा। बट अगर आप ये टेक्निक जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ अगर आप इनको यूज करते हैं तो ये चैप्टर भी आपके लिए बड़ा आसान में कन्वर्ट होगा और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि जनरली हम लोग मार्क्स ओरिएंटेड मेथड ही यूज करना सिखाते हैं और मार्क्स आराम से मिल जाते हैं अगर आपने इन थिंग्स को, गलत नहीं होगा लेकिन मार्क्स बड़े आराम से मिल जाते हैं अगर आपने इन टेक्निक को यूज किया। सो अगर इम्प्रूवमेंट लाना है तो ये हमें टेक्निक को यूज करना है। आसनास, द फर्स्ट, दिस इज द सिलेबस। This is the syllabus. One topic has been removed. Back pain is removed in the new rationalized syllabus of the 2021 now. Asanas is preventing measures and some diseases are given. First topic, पता है योगासना, yogas, what is the meaning of the yogas? Yogas is consists of the Sanskrit word yug, it means aid or unite with the god, ईश्वर से जोड़ना।
This is the meaning of this word. It is a way of life, how to live in a society, how to live in an individual manner. The complete process is known as a yogas. Patanjali, they developed the new form of the yogas, that is the Raj Yoga. It is having 8 branches: Yam, Niyam, Asanas, Pranayam, Pratyahar, Dharana, Dhyan, and the Samadhi. In the Samadhi, we are just equivalent to God. So this is the meaning. I think so. You can use एक रीडिंग के बेसिस पर आप चाहें तो वो सब कुछ यूज कर लें और अपने हिसाब से आप इंटरप्रेट करते हुए एग्जाम में मीनिंग को लिख सकते हैं. Benefits of the asanas for prevention of the diseases. Benefits. Whenever the questions will be put up about the benefit, तो benefit I think so body में 3 प्रकार के benefit हमारे होते हैं. आपका आंसर बड़ा इफेक्टिव बना सकते हैं अगर 5 मार्क्स का एक मेजर क्वेश्चन बन जाए. What are the benefits of the yoga asanas? तो किस प्रकार से अपना आंसर बनाए, ये बेनिफिट लिखा हम लोगों ने यहाँ पर. बेनिफिट को लिखा और इसको 3 प्रकार से अपने आंसर्स को हम बना सकते हैं. फिजिकल बेनिफिट, फिजियोलॉजिकल, एंड नंबर 3 साइकोलॉजिकल बेनिफिट. ये 3 प्रकार के बेनिफिट जनरली किसी भी एक्सरसाइज या योगासन, क्योंकि योगासन इज आल्सो एक्सरसाइजेस. सो फिजिकल बेनिफिट, फिजियोलॉजिकल एंड द साइकोलॉजिकल बेनिफिट, इन 3 सेक्शंस में अगर हम आंसरिंग करें बेनिफिट की तो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होगा. और आंसरिंग इज द आर्ट. बुकिश कंटेंट्स जो लिखे होते हैं उनको हम कितना अच्छा सा प्रेजेंट करते हैं, कितना अच्छा और इजी वेज में हम एग्जाम में प्रेजेंट करें, वो हमारा आर्ट होता है. वही सुप्रीमेसी आंसरिंग की होती है जो हमें इम्प्रेस भी करवाती है और बड़े अच्छे मार्क्स भी दिलवाती है. क्योंकि इस इंप्रेशन का, इस डिफरेंट प्रकार के आंसरिंग का जो इंप्रेशन होता है वो अदर्स के क्वेश्चन में भी जाएगा. फिजिकल बेनिफिट, आउटर बॉडी अपीयरेंस में जो बेनिफिट होगा, इंप्रूविंग हेल्थ, curing disease or deformities, control the obesity, strengthen the bones, lungs and the heart. All they are the physical benefit of the yogasanas. Whereas the physiological physiology, it is the study of the functions of the organs. So हर system की functioning को improve करना. It improves the circulation, improves the neuromuscular coordination, it improves the digestion system. हर system को improve करते हुए हम वहाँ के point बना सकते हैं. Whereas psychological, so psychology improve the mood, control the tension, remove the anxiety. ये सब कुछ use किया तो ये psychological benefit of the yogasanas. हम बड़ा अच्छा और इफेक्टिव आंसर बन सकते हैं. सो इन कंटेंट्स को पढ़ने के बाद एक बार सिर्फ आप इनमें यूज कर लें तो अपना आंसर इफेक्टिव बन जाता है. जनरल है, बेनिफिट्स मल्टीपल आगे होते हैं. आप अपने हिसाब से भी पॉइंट बना के एग्जाम में प्रेजेंट करें तो अपना आंसर हम बड़ा इफेक्टिव बना पाएंगे. आफ्टर दैट द प्रॉब्लम इज गिवन. नाउ द 4 lifestyle problems are given. Last year 5 थी सिलेबस में, बैक पेन इज रिमूव्ड इन द सिलेबस. 5 lifestyle problems are given और हर एक के स्पेसिफिक आसन्स के नाम दिए हुए. ओबेसिटी, डायबिटीज, अस्थमा एंड द हाइपरटेंशन, देयर आर द 4 इनके डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं. ओबेसिटी, डायबिटीज, अब ये आसन्स नेम आपको 100% एक्यूरेसी के साथ में याद होने चाहिए, जो कि 1 मार्क्स में विच कंट्रोल द ओबेसिटी, तो ये 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन दिया होगा जो आपको टिक मार्क करना है. 3 आर रॉन्ग एंड 1 आर राइट. इसी में से कोई एक आसन आपको यूज करना है. ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बनेगा विच कंट्रोल द डायबिटीज, तो ये आपको डायबिटीज के सेक्शंस इसी में से आपको टिक मार्क करना होगा. और यही टेबल, तो इस मींस ये टेबल हमें 100% एक्यूरेसी के साथ में याद होना चाहिए. और याद करने का एक मेथड है, अगर आप इनकी शॉर्टकट ट्रिक को बनाएं तो यहाँ पर जो शॉर्टकट ट्रिक बनती है वो है VAST. अगर आप ये VAHT ये वर्ड पकड़ लें तो V मींस वज्रासन, A मतलब अर्धमत्स्येन्द्रासन, H मतलब हस्तासना एंड T मतलब त्रिकोणासनास. ये 4 VAST ये माइंड पे इमेज बनने के बाद में इनकी फुल फॉर्म को हम बड़े आराम से लिख पाएंगे. सो ये लिख होता है 100%. डायबिटीज BAPP मतलब BA बाप BAPP, अगर ये शॉर्टकट बनाया तो ये. इसी प्रकार से आप इन दो में अप्लाई करें तो शॉर्टकट ट्रिक्स को यूज करते हुए हम 100% कमांड कंट्रोल के साथ में ये आसन्स के नाम याद कर लेंगे, जो कि 1 मार्क्स में हम प्रॉब्लम में ना जाएं. अगर हम किसी भी आसन्स पर टिक मार्क कर दें तो हम प्रॉब्लम में आएंगे. मार्क्स विल नॉट बी गिवन बाय द एग्जामिनर. सो दिस इज द वे. अब ये टेबल अगर आपको 100% याद है तो फिर हम इनको यूज करेंगे अलग प्रकार से, क्योंकि 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है. Write the benefits, contraindications and the procedures of any 2 asanas of obesity.
अब यहाँ गलती क्या होती है कि ओबेसिटी की लिस्ट में से अगर आपने 2 आसन यूज करते हुए एग्जाम में लिखे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज फिर आपको, अगर आपने किसी भी आसन को यूज किया तो 0 मार्क्स टू बी गिवन। चूंकि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पुटअप हुआ था और किसी बच्चे ने जिसने इनमें से कोई आसन यूज किए तो मार्क्स मिले, बाकी किसी भी आसन को लिखा तो 0 मार्क्स टू बी गिवन। नाम पढ़ा 0 मार्क्स, पूरा आंसर कट और 0 मार्क्स टू बी गिवन बाय द एग्जामिनर। सो ये टेबल आपकी वहां मेजर क्वेश्चन भी हेल्प करती है। और लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि हर आसन के 3 सेक्शंस, प्रोसीजर्स, बेनिफिट एंड द कॉन्ट्राइंडिकेशंस अगर हम याद करने बैठे तो प्रॉब्लम में, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स। और यही एक कारण है कि सीबीएसई ने कहा है कि दिस चैप्टर इज वेरी टफ फॉर द लर्निंग फॉर द स्टूडेंट। तो अब हम यहाँ पर टेक्निक क्या यूज करें, उसके लिए हमें चाहिए हर आसन की एक इमेज। हर आसन की इमेज माइंड पर होना बहुत जरूरी है। फॉर दैट हर आसन को आप माइंड पर इमेज रखें। यहां से ये जो एक चार्ट फॉर्म में ये सब कुछ अवेलेबल है और इस चार्ट को अगर हम वॉल पर फिक्स कर दें तो चलते फिरते इनके आसनों की इमेज हम माइंड पर बना सकते हैं। बहुत टाइम में, अभी तो एग्जाम में बहुत टाइम है, और इस आसन के चार्ट को अगर वॉल, रूम के वॉल पर फिक्स कर दें तो बड़े आराम से हम चलते फिरते में देखते हुए इन आसन की इमेज को माइंड पर ला सकते हैं। माइंड पर इमेज है तो हम अपना आंसर बनाने की ट्रिक को यूज करते हैं। सपोज को एग्जाम में कोई सा भी आसन पूछा हुआ है, पश्चिम, राइट द प्रोसीजर, बेनिफिट एंड द कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ द पश्चिमोत्तानासन, अगर नाम से पूछा हुआ है तो, या फिर किसी डिजीज के साथ पूछा हुआ है तो हम क्या करें, अगर फिगर इमेज पर है तो प्रोसीजर्स अपनी लैंग्वेज में हम लिखें इन दिस आसनास। First of all, the object will lying on a back in his spine position. After that, the object will sit now. Legs should be straight. Knees should not be bent. Both the legs are together on this position. The object will, the persons will touch the head on the knees and also touch the hands or the fingers on the toes. Maintain the same procedure for a few seconds. This is the procedures to performing the asanas. हम word to word जो बुक की लैंग्वेज है उसको यूज नहीं करते हुए इमेज को हम अपनी लैंग्वेज में बना रहे हैं एग्जाम में। तो ये तरीका, मतलब इमेज होगा तो हम अपना प्रोसीजर खुद अपने मन से लिख पाएंगे। बेनिफिट का पहला ही पॉइंट स्टार्ट करें आप इस टेबल के अकॉर्डिंग, इट कंट्रोल द ओबेसिटी। और यही आसन अगर यहाँ आया हुआ है तो इट कंट्रोल द आल्सो यूजफुल इन द डायबिटीज। तो हम ये यूज करें तो पहला पॉइंट टेक्निकल हो गया। और उसके बाद जनरल बेनिफिट क्योंकि कॉमन बेनिफिट तो सब में बराबर ही है, सो कॉमन बेनिफिट को यूज किया और हम अपने मन से ये बेनिफिट के पॉइंट, क्योंकि ऑलमोस्ट बेनिफिट सब में होते हैं, सो उन बेनिफिट्स को हम लोगों ने बाकी यूज किया तो हमारा बेनिफिट का सेक्शन कंप्लीट। एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, सम डिजीजेस नेम्स यू मस्ट नो, आर्थराइटिस प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन, बीपी पेशेंट, इट इज अवॉइडेबल। अगर हम ये ट्रिक यूज करें तो कॉन्ट्राइंडिकेशन सेक्शन भी बड़ा आराम से हम कंप्लीट कर पाते हैं। सो ये तीनों ही सेक्शंस अगर हम इस प्रकार से कंप्लीट करें तो बड़े अच्छे से आंसर्स हम बना पाएंगे। सो उसके लिए 2 चीज की रिक्वायरमेंट है, एक टेबल 100% एफिशिएंसी के साथ में ये वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए, और उसके लिए शॉर्टकट ट्रिक बनाइए। ये मेरा एग्जांपल है और आप चाहें तो कोई दूसरी ट्रिक यूज कर लें और इनको याद करें। वेयरएज ये इमेजेस जिनसे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है कि 1 या 2 के आसनास के बारे में अगर आप बुक में पढ़ लें तो उनकी लैंग्वेज किस प्रकार से लिखी हुई है, क्या सिस्टम यूज किया हुआ है, वो माइंड पर सेट हो गया। और इसी टेक्निकल इंप्रूवमेंट को जो आपको क्लासरूम में मिला है उसको आप उस इमेज में मिक्स करते हुए अपना आंसर बनाइए, अपना काम चलता है। सो 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड, लिस्ट ऑफ द आसनास एंड द चार्ट ऑफ दिस मेज माइंड पर होना चाहिए ताकि हम 100% मार्क्स ले सकें एग्जाम में। मार्क्स बड़े आराम से मिलते हैं अगर आप इन 3 सेक्शन को इस प्रकार से यूज करते हैं। क्योंकि बेनिफिट का पहला ही पॉइंट आपके टेबल के अकॉर्डिंग जो आसन जहां जिस डिजीज में काम आ रहा है उसको यूज करते हुए लिखा हुआ है तो वो इंप्रेशन बनता है और बाकी जनरल बेनिफिट से हम अपना आंसर बना पाएंगे। सो दिस इज द वे टू प्रिपेयर दिस चैप्टर, दीज एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। ये एफर्ट्स आपकी हेल्प करते हैं इस चैप्टर को बड़ा इजी में कन्वर्ट करने में। अदरवाइज वर्ड टू वर्ड अगर आप जाएं तो हर आसना की कॉन्ट्राइंडिकेशंस, बेनिफिट और प्रोसीजर्स को सेपरेटली याद करना विदाउट मिक्सिंग, ये आसान का टाइम इज रिक्वायर्ड और इतना टाइम डिवोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दीज टेक्निकल चेंजेस विल हेल्प यू टू प्रिपेयर दिस चैप्टर। सो दिस इज द चैप्टर नंबर 3। Unit number 4. Whenever you will prepare the chapter number 4, remember these 2 things, general or specific, which I have explained earlier. General, some topics are general and some topics are specific now. So a specific term you must know, you have to remember these specific terms for the examination point of view. And I think so when I studied the new pattern paper of this year's, especially some questions have been designed through this topic.
through those specific topics now. So you have to remember all these minor things in this chapter now. Physical education and sports for CWS in children with special needs, Divyang. Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, they introduced this new word Divyang. So naturally, this word have been used in this chapter for the CWS in children. So 5 topics are given. 1 topic has been removed in this chapter in the new curriculum. First topic, concept of disability and the disorders. Disability and disorders, both the words are known for you and you can define very well, but I think so you can use this example to understand these 2 words philosophy. I think so you have seen the mobile. In the mobile, suppose in the keyboard A is not working, space bar is not working. This is disorder. This is not a disability. Disability or disorders, यही अंतर होता है. This is the disorders. It means it can be defined as belief. It means malfunctioning of the human beings. चूंकि मोबाइल मेल फंक्शन कर रहा है, स्पेस बार या कोई स्पेसिफिक फंक्शन काम नहीं कर रहा है, तो कंप्लीट पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर काम कर रहा है, लेकिन स्पेसिफिक कोई अगर कीबोर्ड का कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा है तो वो क्या होगा, डिसऑर्डर. सो दिस इज कॉल्ड द डिसऑर्डर्स. वेयर सपोज करो टच या डिस्प्ले ही कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो चुका है, कंप्लीट गायब हो चुका है, तो ये क्या हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर्स में यही फर्क होता है. नाउ इस फिलोसफी से हम अपने वर्ड्स यहां से निकाल सकते हैं. डिसऑर्डर्स, इट मींस इट कैन बी डिफाइंड एज बिलीफ, इट मींस मेल फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, व्हेयरएज डिसेबिलिटी इट मींस इट डिस्ट्रक्ट द कंप्लीट फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स. कोई भी डेफिनेशंस आप चाहें तो याद कर सकते हैं. बुक की लाइन से अगर आप निकालना चाहें तो दे आर द वेरी सिंपल वर्ड्स. अ डिसेबिलिटी इज अ फंक्शनल लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस ऑफ individual's ability to perform an activities, whereas the meaning of disorders, it can be defined as belief, it means malfunction in the usual functioning of a human beings. उसी फिलोसफी से ये वर्ड्स यूज किए हुए हैं, और आप चाहें तो अपने वर्ड्स एग्जाम में खुद बनाएं या फिर इन वर्ड्स के सपोर्ट से अपनी आप खुद की डेफिनेशंस को भी एग्जाम में बना सकते हैं. नाउ इसी में सेकंड नंबर टॉपिक, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, इट्स कॉजेज एंड नेचर, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल एंड द फिजिकल डिसेबिलिटीज. कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे. स्पेसिफिक पैटर्न किस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे वो तो एमसीक्यू में मैं आपको दूं इसे, लेकिन फिलहाल इन टॉपिक को समझते हैं. टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज इट इज ऑफ 3 टाइप्स. सबसे पहले कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज. The word cognitive is related to the area of mental functioning dealing with the logic, the processing of the information received by the various sensory organs. Indeed, it is a neurological disorders. It is a neurological disorders that creates hindrance of obstructions for an individuals to store, process and produce informations. ये जो keywords हैं, इन keywords को ध्यान रखिए. इन कीवर्ड्स को ध्यान रखिए. स्टोर, प्रोसेसिंग एंड द प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें एमसीक्यू में इन वर्ड्स रिलेटेड एग्जाम में मिलेंगे. डिसेबिलिटी कैन अफेक्ट इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू रीड, कंप्यूट, स्पीक एंड राइट. इट मींस ये जो वर्ड्स हैं दे आर द कीवर्ड हियर, और इन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग हमें एग्जाम में क्वेश्चंस मिलते हैं. सो उन क्वेश्चंस का आंसर हमें इनसे ही निकल सकता है, और हमें स्पेशली इन बारीकियों को इस चैप्टर से नोटिस करना है. These types of disability usually have following symptoms. There are the 3 symptoms of this disability is memory disorders. Memories, generally memories पे डिस्टर्ब अटैक करती है, so memory disorders will be created in the human beings. हाइपर एक्टिविटीज, ऐसे बच्चे वो बड़े हाइपर हो जाते हैं, और हाइपर एक्टिविटीज उनमें प्रॉब्लम सीन होती है. इनएबिलिटी टू मेंटेन फोकस एंड अटेंशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड. इट मींस वो बहुत लंबे समय तक किसी पे फोकस नहीं कर पाते हैं. ये यहाँ पर सिम्टम्स में हमें बच्चों में देखने को मिलते हैं. दे यूजुअली लूज कंसंट्रेशन फ्रिक्वेंटली, whereas dyslexia, learning disabilities in reading which leads to inability to read and the स्पीक एक्यूरेटली. मतलब जो बच्चे लिख नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते, वैसे बच्चों में सिम्टम्स यहाँ हमें डायलेक्सिस में रिफ्लेक्ट होते हैं. तो ये सब कुछ हमें ध्यान रखना है, और इन पर ही क्वेश्चंस बनेगा, चाहे वो डायलेक्सियाज हो, हाइपर एक्टिविटीज हो. इनके सिम्टम्स पर हमें एग्जाम में क्वेश्चंस एमसीक्यू में देखने को मिलेंगे.
Second number, intellectual disabilities. Intellectual disabilities, it is a disabilities characterized by significant limitations in both intellectual functioning, reasoning, learning, problem solving. It means जिन बच्चों में reasoning, learning या problem solving problems हमें देखने को मिलती है तो वो intellectual disabilities की और हमें इंडिकेट करती है. Whereas number third है physical disabilities. Physical disabilities, it means physical damage in the body. This is the physical disabilities. Physical disabilities is a limitations on an individual's physical functioning, mobility, dexterities, or stamina. Other impairments such as respiratory disorders, blindness, epilepsies, and the sleep disorders, which limits other facets of daily living area, also including physical disabilities. Physical disabilities में ये सभी कुछ हमें रिफ्लेक्ट होता है और हम एग्जाम में इन तीनों वर्ड के तीनों ही टाइप्स में हमें बहुत बारीकियां ध्यान रखना है, क्योंकि इन बारीकियों से एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेंगे और एमसीक्यू क्वेश्चंस में हमें वो सब कुछ ध्यान डिफरेंशिएट आना चाहिए ताकि हम एमसीक्यू क्वेश्चन में गलती से भी गलती ना करें ना. इसी में एक टॉपिक और दिया हुआ है कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटीज? आप एक रीडिंग सेक्शन से भी एग्जाम में कॉजेज को लिख सकते हैं. मल्टीपल कॉजेज हैं. जेनेटिक कॉजेज, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, पुअर्टीज, इन्फेक्शियस डिजीज, एक्सीडेंट, डिस्टर्बेंस इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मेल न्यूट्रिशन, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स व यूज ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रग्स, इलनेस, टॉक्सिक मटेरियल्स और द पुअर अप्रोच ऑफ हेल्थ केयर. These are the general things and you know about these now. One reading is required and we can write the multiple causes in the examinations very well. So whenever you have a time, you just read all these things in the examinations for the examination point of view. But you must remember the types of disabilities. Whereas third number topic, types of disorders. It is also a specific, generally unchangeable. It is based on the unchangeable terms. Now, there are the five types of the disorders in the human beings or in the children's now. ADHD, ASD, SPD, ODD, and the OCD. There are the five types. You must know the full form of all these disorders in the examinations, because previously the questions was put up in the examinations. What is the full form of the ADHD? It means you must know the correct form of the ADHD. Four options are given. You have to tick mark the right options in the examinations. First questions will be put up about this now. Whereas function, you must know the function of these now. ADHD, attention deficit hyperactivity disorders. हाइपर, इस वर्ड को ध्यान रखिए और इस कीवर्ड को ध्यान रखते हुए अपनी इमेजिनेशन में वो बारीकियां लेके आइए ताकि आप एग्जाम में बड़े अच्छे से लिख सकते हैं. आई थिंक सो यू हैव सीन द हाइपर स्टूडेंट इन द स्कूलिंग लाइफ. स्कूलिंग लाइफ में देखा होगा हाइपर बच्चे क्या होते हैं. दे कैन नॉट सिट स्टिल इन द क्लासरूम. दे कैन नॉट फोकस द एनर्जी ऑन अ सिंगल टारगेट. मूवेबल, टॉकेटिव. इट मींस दे आर द सिम्टम्स इन दीज नाउ. इन सिम्टम्स को बेस बनाइए, क्योंकि वी हैव सीन द हाइपर स्टूडेंट इन द क्लासरूम नाउ. वही हाइपर बच्चों के सिम्टम्स हमें यहाँ लिखने हैं. 3 मार्क्स में अगर क्वेश्चन पुटअप होगा तो वो सिम्टम्स पर बेस्ड होगा. वेराज 1 मार्क्स में फुल फॉर्म या एनी सिम्टम्स में से कोई भी एक क्वेश्चन हमें 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में मिल सकता है. सो हाइपर, फोकस, सिट स्टिल एंड पे अटेंशन, दे आर द डिसऑर्डर्स टाइप्स. नाउ इन सबको ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार से हमें ये यूज करना एग्जामिनेशंस में. सिम्टम्स, यूजुअली फॉरगेट अबाउट डेली रूटीन एक्टिविटीज. जनरली वो याद नहीं रख पाते हैं अपनी एक्टिविटीज को. फील प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनाइजिंग रूटीन एक्टिविटीज. ये सब चिल्ड्रंस के सिम्टम्स हैं, वरस अडल्ट के सिम्टम्स भी डिफरेंट हैं. और सिम्टम्स को बेस बनाइएगा, क्योंकि सिम्टम्स बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में हमें 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में मिल जाता है. मेजर क्वेश्चंस बनेगा इन सिम्टम्स के ऊपर में, बट इन्हीं सिम्टम्स की बारीकियों को ध्यान रखते हुए ऑब्जेक्टिव में भी हमें क्वेश्चंस मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है. सो ये यूजुअली इंडल्ज इन डे dreaming, easily distracted, usually bounce when sitting now. जब उछलना, कूदना, मतलब वही सब कुछ हमें बेस के रूप में यूज करते हुए इन सिम्टम्स को ध्यान रखना है. Become restless, some problems in playing quality and the talk excessively, do not pay attention and usually make careless mistakes. Means we have seen these symptoms in the classroom in the children. So अपनी imagination में hyper, it means ADHD, attention deficit hyperactivity disorders, और इस hyper word को ध्यान रखते हुए उन hyper बच्चों के symptoms में एग्जाम में लिखना है. इन्हीं symptoms को अच्छे से पढ़िएगा ताकि इस related questions को हम एग्जाम में मतलब these are the symptoms in the adult now, और adult के symptoms भी almost वही है. So उन्हें हमें भी use करना examination में different ways में. Now second number, these are the causes. Causes almost सभी disorders में same है.
ऑलमोस्ट सभी डिसऑर्डर्स में मिलते जुलते हैं। सो कॉजेज को आप चाहे तो एक जगह से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं एग्जाम में, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडीएसडी के कॉजेज में जेनेटिक फैक्टर्स, ब्रेन इंजरीज, लो बर्थ वेट, ट्रोमा एंड द brain diseases, lack of discipline in the family, diet and exposures to toxic substances. They are the causes of the ADHD. Number second disorders, that is called the SPD, sensory processing disorder. सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स, ये क्या होता है, जिन बच्चों की सेंसेशन माइंड तक नहीं पहुंचती है। जब सेंसेशन माइंड तक नहीं पहुंचेगी तो मोटर एक्शन माइंड से होगा नहीं। इट मींस ऐसे बच्चे जो हैं बड़े लेजी होंगे, इनएक्टिव होंगे, बड़े सुस्त और आलसी जिसे बच्चे बोलते हैं हम लोग, वो इनके सिम्टम्स में रिफ्लेक्ट होगा। क्योंकि जब सेंसेशन माइंड तक नहीं पहुंचेगी तो वहां से मोटर एक्शन प्रॉपर्ली वेज में नहीं होगा। सो ऐसे बच्चों में ये सिम्टम जनरली सीन होते हैं और उसी सिम्टम्स को बड़े ब्रीफली यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। सो उन्हें ध्यान से पढ़ते हुए एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं। बट मेन फोकसिंग सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स में ये होता है कि सेंसेशन माइंड तक नहीं पहुंचे, डिस्टर्ब या ब्लॉक होती है तो मोटर एक्शन परफेक्टली नहीं होता है। सो ऐसे बच्चे बड़े लेजी, इनएक्टिव होते हैं लाइफ में। सो दे आर द सिम्टम्स, कॉजेज ऑलमोस्ट वही सिम्टम्स। ये सिम्टम्स को पॉइंट फॉर्म में पुटअप किया हुआ है। डिफिकल्टीज इन रिस्पॉन्डिंग, चूंकि रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, मोटर एक्शन प्रॉपर्ली वेज में नहीं होगा तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। न्यूरोलॉजिकल जैम नर्व्स में जाम हो जाएगा, इट मींस न्यूरोलॉजिकल जैम, ट्रैफिक होगा उनका। रीडिंग इन डिफिकल्टीज, reading is difficult, problems in senses and difficulties in motor response. Causes genetic, low birth weight and the environmental factor. ये सब कुछ हमें यूज करना है एग्जाम में। इन सब में कॉजेज ऑलमोस्ट सभी के मिलते जुलते हैं, मतलब सभी में कहीं ना कहीं यूज हुए हैं जेनेटिक फैक्टर्स वटेवर। सो हम चाहें तो इनको भी एग्जाम में यूज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। नंबर थर्ड नंबर है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स। स्पेक्ट्रम्स वर्ड्स shows the range of the behaviors or the symptoms. Generally it is the disorder that affect development. ये development को affect करता है। Here the word spectrum refers to the range of symptoms and their severity. Generally young children with ASD have difficulties with communication, language and the social skill and behavior. मतलब जो लैंग्वेज पर कमांड कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, कम्युनिकेट प्रॉपर्ली बेस में नहीं कर पाते हैं। जो आपने देखा होगा, आई थिंक सो यू हैव सीन दीज चिल्ड्रन इन द सोशल लाइफ, प्रॉपर्ली वेज में कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती है, तुतला के बोलते हैं, अटक के बोलते हैं, वो अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ये सभी सिम्टम्स इनमें हमें दिखाई मिलता है। इन अदर वर्ड्स, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सोशल इंटरेक्शन डिफिकल्टीज। सोशली इंटरेक्ट करने में इनको डिफिकल्टीज होती है, प्रॉपर्ली वेज में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं एक दूसरे में, सोशल नहीं रह पाते हैं ऐसे बच्चे। सो दीज आर द सिम्टम्स इन दीज। नाउ ये सिम्टम्स हमें फोकस करना है ना। सिम्टम्स को फिर पॉइंट फॉर्म में यूज किया हुआ, अवॉइड आई कॉन्टेक्ट, prefer to remain alone, can't express feeling and the repetitive behavior. मतलब वो रिपीट करते हैं बार बार बिहेवियर को। यहाँ एक्शन बिहेवियर जितना भी होता है वो रिपीटिंग होती है यहाँ पर। इट मीन एक काम को बार बार करना, बार बार उस काम को अगेन एंड अगेन करना। सो रिपीटिंग एक्शंस इज कॉल्ड द ASD। ये ASD में शामिल होता है, ये ध्यान रखिएगा। कॉजेज ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, causes, these are the causes, genetic and the environmental factors, they are the main cause of the ASD. Number fourth, ODD, oppositional defiant disorders. Oppositional defiant disorders जनरली क्या होता है, दे विल क्रिएट अ डिस्टर्बेंस ऑलवेज। नाउ डिस्ट्रक्टिव माइंड होता है इन बच्चों का, वो हमेशा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, डिस्ट्रक्शंस माइंड। आई थिंक सो स्कूल में हम लोगों ने देखा हुआ वो शैतान टाइप के बच्चे जो कभी फर्नीचर तोड़ा, कभी कांच फोड़ा, ऐसे बच्चे। इट मीन्स हम शैतान बच्चों की एक इमेज को ध्यान रखते हुए इस ODD में लिखना हमें आना चाहिए और उन्हीं के सिम्टम्स को हमें यूज करना है। नाउ जब हम उसके बाद उन इमेजिनेशन के बाद वो टॉपिक को हम पढ़ते हैं तो उनके बिहेवियर को हमें, जो हम लोगों ने देखा हुआ है उसी को हमें इन वर्ड्स में ढूंढना है और उसको सर्च करते हुए हमें वो सब कुछ एग्जाम में लिखना है। दिस इज द डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस। नाउ अपोजिशनल डेफिनेट डिसऑर्डर्स इज अ सेट ऑफ ग्रुप ऑफ बिहेवियर डिसऑर्डर्स कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है ये। It is called by this name
because children who have these disorders always tend to disrupt those around them. It means वो हमेशा disturbance create करते हैं हमेशा अपने आसपास. It is one of the most common mental health disorders found in children and adults kids. ये most common disorders है जो जनरली बच्चों में और युवाओं में मिल जाता है. ये सब कुछ उसके सिम्टम्स हैं. इनको एक बार अच्छे से बारीकी से पढ़ते हुए भी हमें उस इमेजिनेशन में इट मीन्स ओडीडी, इट मीन शैतान टाइप के बच्चे, उनको ध्यान रखते हुए हमें एग्जाम में अपना डिस्क्रिप्शंस को कंप्लीट करना है. Whereas symptoms, destructive behavior, pattern of disobediences and their rebellious now. Whereas anger, outburst to the deliberately annoys and the refuse to obey. These are the symptoms in the children's. Causes of cognitive different disorders. Causes में वही सब कुछ दिया हुआ है. Biological or genetic, physical factors, psychological factors and the social factors. They are the main cause of the ODD. Whereas last disorder that is called the OCD. OCD, obsessive compulsive disorders. You must know the full form of this now. OCD, obsessive compulsive disorders. It is also called the mental health disorders. Generally they will repeat the unwanted thoughts in the mind. Mind में कुछ thoughts आती है उसको बार बार repeat करना. वो ये सब कुछ symptoms उनमें दिखते हैं. Obsessive compulsive disorders is a mental health disorders that affect people of all ages and walk of life. It is a type of mental disorders that causes repeated unwanted thoughts. मतलब वो बार बार उन thoughts को जो repeat करना उनका main काम होता है. To get rid of the unwanted thoughts, she perform the same task activity again and again. For example, the example is also given now. You can read it now and you can prepare this topic. It means 5 disorders we must know. Generally, causes of the obsessive causes एक कोई permanent cause नहीं है. So research studies suggest that there may be a problem with the way one part of the brain sends information to another part. The एग्जैक्ट कोज ऑफ द OCD इज स्टिल अननोन. अननोन है कि एग्जैक्टली ये किस कारण से होता है, बट ब्रेन अपना इंफॉर्मेशन सेंड नहीं कर पाता है. उस कंडीशंस में ये समय मिल जाता है. ये डिसऑर्डर्स जनरली सीन होता है. इनसफिशिएंट ऑफ सेरोटोनिन may help in causing now OCD, stress and the anxiety. स्ट्रेस और एंजाइटी, इस कारण से जनरली OCD जो डिसऑर्डर्स है वो बॉडी में हमें देखने को मिलता है. मतलब 5 डिसऑर्डर्स में अगर हमें मेनली जो बात ध्यान रखना है वो क्या है, ADHD, हाइपर. ADHD की फुल फॉर्म अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. और इस हाइपर वर्ड को ध्यान रखकर हमें हाइपर बच्चों के सिम्टम्स को हमें एग्जाम में लिखना है. SPD, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स, जिन बच्चों के सेंसेशन माइंड तक नहीं पहुंचती, ब्लॉक होती है, सो वैसे बच्चों के सिम्टम्स हमें प्लान करने हैं. ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, कम्युनिकेटिंग स्किल्स, बिहेवियर, इन सब में जो प्रॉब्लम्स होती है वो दे कैन नॉट कम्युनिकेट वेल, दे कैन नॉट स्पीक वेल, ये सब कुछ सिम्टम्स में वहां पर मतलब मेन फंक्शंस को हमें ध्यान रखना है. उस इमेजिनेशन से हमें उस क्लासरूम में देखे हुए बच्चों में या सोशल एनवायरनमेंट में जिन बच्चों को देखा है उनको अकॉर्डिंग हमें एग्जाम में इन बिहेवियर को अपनी लैंग्वेज में हमें एग्जाम में लिखना है. इन बिहेवियर पर क्वेश्चंस जो कि प्रीवियसली फुल फॉर्म पे क्वेश्चन बना हुआ है या किसी भी एक सिम्टम्स पर क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिल सकता है MCQ में, क्योंकि MCQ क्वेश्चंस की बारीकियां बड़ी ज्यादा होती हैं और टॉपिक के डेप्थ में से भी कोई क्वेश्चन बनता है तो वो सिम्टम्स के बेसिस पर बनता है. तो सिम्टम्स हमें प्रॉपर्ली बेस में अच्छे से याद होने चाहिए ताकि हम एग्जाम में ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चंस का बेस कंप्लीट कर सके. दिस इज द third number topic of this chapter. Fourth number topic, disabilities etiquettes. Generally etiquettes एक reading section से हैं. Which etiquettes you have to follow for the against the blind persons, against the handicapped persons या ADHD persons. किस प्रकार से जनरली a blind person will enter the classroom, तो क्या होगा, respect, always respect these peoples, give the priorities, give the respect, always help these people, don't pinch out, don't comment it out. अब इमेजिनेशन में जब हम लोगों ने ये एटिकेट्स को देखा हुआ है, फॉलो भी किया हुआ है, तो इन्हीं को हम पॉइंट फॉर्म में एग्जाम में बनाए और एग्जाम में इन्हीं पॉइंटों को एक्सप्लेन करते हुए अपना आंसर हम बना सकते हैं. अब उसके बाद अगर हम जब टॉपिक को रीड करें तो यही सब कुछ कंटेंट जो है वो पॉइंट फॉर्म में यहाँ पर दिए हुए हैं और उसी को हम एग्जाम में अपने पॉइंट में अपनी लैंग्वेज में हम बना सकते हैं. सो ये डोंट पिंच आउट, डोंट कमिट इट नाउ, गिव द प्रायोरिटीज, गिव द रेस्पेक्ट, ऑलवेज हेल्प दीज पीपल्स, ये सब कुछ हम पॉइंट फॉर्म में यूज करते हुए एग्जाम में अपना आंसर जो एटिकेट्स के ऊपर बना सकते हैं.
सो आई थिंक सो रीडिंग सेक्शन से और रीडिंग सेक्शंस में एक बार रीड करने पर भी हम अपना आंसर प्रॉपरली बेस में एग्जाम में हम बना पाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज accessible फॉर चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड. क्या स्ट्रेटजीज बनाएंगे ग्राउंड के ऊपर में ऐसे बच्चों को आप असिस करने के लिए? मल्टीपल स्ट्रेटजीज हम एग्जाम में ग्राउंड के ऊपर में ऐसे बच्चों को असेसमेंट करने के लिए बना सकते हैं फिजिकल एजुकेशन में. First of all, I think so medical checkup. You should go to the medical checkup so that we can identify the problems of these children. हम ताकि उनकी problems को identify कर सके. इसमें medical checkup is necessary here now. We are required the medical checkup. Number second, भाई आप पहले imagination से इस topic को अपने mind पर clear करें ताकि आप perfectly इन पॉइंटों को imaginate कर पाएं और बना भी पाएं. According to need, demand and the requirement, we can modify the rules and the regulations. It means handicap बच्चे या blind persons हुआ, इनके according हमें अपनी strategies इस प्रकार से use करना है ground के ऊपर में ताकि हम इनका assessment कर सकें. तो हमें इनके according अपने rules regulations में, ground के equipments में, ground conditions में या equipment में changes करने पड़ेंगे ताकि वो खेल सकें. Suppose करो फुटबॉल का मैच, अगर आप handicap बच्चों को खिलाते हैं तो फुटबॉल का शायद वेट कम करना पड़े, रूल्स को मॉडिफाई करने पड़ा ताकि वो बड़े अच्छे से उनको खेल सकें. सो हम ये असेसमेंट उन पर कर सकते हैं अगर हम इस प्रकार के रूल्स को या कंडीशंस को ध्यान रखें. अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑफ दीज स्टूडेंट्स वी विल यूज द एक्टिविटीज. उनके इंटरेस्ट के बेसिस पर ही हम कोई एक्टिविटीज को यूज करें ताकि वो बड़े अच्छे से वे में खेल पाए. जब ये पॉइंट हम इमेजिनेशन में लाते हैं और इस टॉपिक को समझते हैं, उसके बाद फिर जब हम चैप्टर को या टॉपिक को पढ़ते हैं तो बड़े अच्छे से अपने आंसर हम बना पाते हैं. और उसी को पॉइंट फॉर्म में यूज किया हुआ है. मेडिकल चेकअप, कंसिडरेशंस ऑफ इंडिविजुअल नीड्स, activities based on interest of children's, equipment should be according to need of children's, a specific environment should be provided, rules should be modified and the previous experience must be taken into considerations. यही पॉइंट हमें एग्जाम में अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है. पॉइंट्स दे आर द बेस और इस पॉइंट बेस बनाया बेस को हमें एग्जाम में अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है. सो दिस इज द चैप्टर नंबर 4. बट स्पेशली ध्यान रखिएगा इस चैप्टर में अगर हम देखें तो दो ही टॉपिक ऐसे हैं जो अनचेंजेबल टर्म पर बेस्ड है और ये अनचेंजेबल टर्म में वो है टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी एंड टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स. टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, 3 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज आर गिवन, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल एंड द फिजिकल. ये 3 डिसेबिलिटीज के पॉइंट्स और इनके सिम्टम्स आपके पास परफेक्ट होने चाहिए. whereas types of disorders, ADHD, SPD, ASD, ODD and the OCD, full form you must know. So these 2 topics are based on the unchangeable terms, whereas remaining topics they are general terms. So general terms ko whenever you have time you just read it carefully, you read it one time, but these 2 topics you have to prepare specifically. और प्रिपरेशंस करने का बेस्ट तरीका भी वही होता है. अब आप इस सब्जेक्ट में उस प्रकार से टाइम को यूज मत कीजिए. जनरली आप पूरे चैप्टर का एनालिसिस करें. इस क्लासरूम के बेसिस पर भी अगर आप एनालिसिस कर सकते हैं सुनकर, तो देखिए क्या होता है. जो टॉपिक एक बार रीडिंग करने से समझ में आ रहा है तो ऐसे टॉपिक को अगर हम एग्जाम ड्यूरेशन में या गैप में भी पढ़ेंगे तब अपना काम चलता है. क्योंकि रीडिंग सेक्शन से एक बार पढ़ने पर भी अपना आंसर एग्जाम में हम खुद बना सकते हैं. वेरएज जो अनचेंजेबल टर्म पर या स्पेसिफिक टर्म पर बेस्ड क्वेश्चन है उन टॉपिक को हम सबसे पहले प्रायोरिटी पर कंप्लीट करें. अब यहाँ पर ये टॉपिक में एक बार पढ़ने पर आप देखिए उसकी डेप्थ क्या है. क्या आपको इजिली एक बार में प्रिपेयर कर सकते हैं टॉपिक को? अगर आपको लगता है कि नहीं आई एम रिक्वायर्ड सम टाइम टू प्रिपेयर दिस चैप्टर टू लर्न ऑल दीज थिंग्स विच आर गिवन इन द टॉपिक, तो आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आपको उतना टाइम उस टॉपिक में देना होगा ताकि आप उसकी बारीकियों को अपनी मेमोरीज में ला सकें. तो दिस इज द बेस्ट वे. इस पूरे चैप्टर में 2 ही टॉपिक ऐसे हैं जो कि हमें स्पेसिफिकली प्रिपेयर करने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जिनको याद भी करना है. क्योंकि याद होंगे फुल फॉर्म करेक्टली तो हम बड़े अच्छे से एग्जाम में अपना आंसर लिख पाएंगे. सो दिस इज द चैप्टर नंबर 4 एंड these steps will help you to prepare this chapter for the examination point of view.